explanation for Lloyd's mirror. So please try to understand this. Here this is the source. Sorry, here this is a screen. यहाँ पर screen है. ये screen जो है perpendicular रखा गया है to the mirror. This is the mirror. नीचे की तरफ mirror लगाया है उन्होंने. So this is the mirror. Reflecting surface. Here is the source. कर क्या रहे हैं? इस सोर्स से दो लाइट्स गिर रही हैं. एक लाइट जो है वो डायरेक्टली स्क्रीन पे गिर रही है. एक रे ऑफ लाइट जो है वो डायरेक्टली स्क्रीन पे हम लोग गिरा रहे हैं. और दूसरी जो रे ऑफ लाइट है वो इस स्क्रीन से गिरकर, इस मिरर से गिरकर फिर यहाँ पर इंटरफेयर कर रही है. इस पर्टिकुलर पॉइंट से गिरकर and then it is interfering here. So if I extend this to points, अगर मैं इसको extend करती हूँ, so it looks like it is forming a virtual source over here. Of course they will meet each other. Okay, so it is like it is a virtual source which is inside the mirror. So this is an image of this particular source only. ये जो image है ये इसी source का image है. This is a real source and this is a virtual source. So this is how you're getting the two sources from a single source. And the region where this reflected and reflected light are meeting each other, at that particular point in this particular region, you'll get an interference pattern on the screen. So this is what is Lloyd's mirror. एक ray of light direct आप screen पे गिरा रहे हो, दूसरा ray of light जो है वो आप पहले reflecting surface के ऊपर गिरा रहे हो, and then आप उसको meet करवा रहे हो on this particular screen. अगर आप इस reflected light को अगर आप पीछे extend करो तो you will experience that there is a source here. This is what happens in the mirror. Okay, so this is the image in the mirror. So this is an image of this real source only. So these two are the sources. And जिस region में आपका ये reflected जो reflecting surface से जो reflected ray है और ये जो direct ray है, ये जिस region में मिलता है, in that particular region you get an interference pattern on the screen. This is the screen. So this one is the mirror. सबको समझा? Lloyd's mirror सबको समझा? किसी को कुछ प्रॉब्लम है प्लीज पूछो. क्या हो रहा है? Everyone is clear how this particular virtual source is forming? Are you clear? Yes, miss. Okay, so this one is the correct explanation for Lloyd's mirror. मैंने आपको जो नोट्स भेजा है उसमें यही एक्सप्लेनेशन लिख के दिया है और डायग्राम भी मैंने उसमें करेक्ट किया है. तो आप जब डायग्राम बनाओगे एग्जाम में अगर ये आया है तो आपको ये वाला डायग्राम प्रेफर करना है ना कि आपका टेक्स्ट बुक वाला. ओके, सो प्रेफर दिस वन डायग्राम. ओके, सो लेट्स गो अहेड विद द न्यू पार्ट. ओके आकांक्षा, वेट, सी दिस इज द सोर्स. ओके, दिस इज आवर रियल सोर्स. ये हमारा स्क्रीन है, ये हमारा मिरर है. ओके, हमने दो रेज ऑफ लाइट गिराई हुई है. एक रे मैंने डायरेक्टली स्क्रीन के ऊपर गिराई हुई है और दूसरी रे मैंने इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे गिराई है. अब ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ मिरर. यहाँ से ये लाइट रे गिरकर यहाँ पर जाकर इस पॉइंट पर स्ट्राइक कर रही है और ऐसे यहाँ से भी कुछ रेज जाकर इस पॉइंट पर स्ट्राइक कर रही है. मतलब दो रेज, दो डायरेक्शन है रेज का. एक तो डायरेक्टली आप स्क्रीन पे गिरा दो या तो आप पहले मिरर पे गिराओ, मिरर से रिफ्लेक्ट बैक होकर ये इधर जाएगी. अब मिरर का जो रिफ्लेक्टेड रे है अगर आप उसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करो इनसाइड द मिरर, सो यू विल एक्सपीरियंस, जब आप इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हो तो आपको ऐसा लगता है कि देयर इज अ सोर्स प्रेजेंट हियर. दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज वर्चुअल सोर्स, जिसकी वजह से आप अपना चेहरा मिरर में देख पाते हो. योर इमेज इज अ वर्चुअल इमेज. ओके, सो अगर आप इस रिफ्लेक्टेड रे को पीछे की तरफ एक्सटेंड करो तो यू फाइंड दैट कि यहाँ पर एक सोर्स प्रेजेंट है व्हिच इज एन इमेज ऑफ दिस रियल सोर्स. सो इस तरीके से आप एक रियल सोर्स के हेल्प से दूसरा वर्चुअल सोर्स क्रिएट करते हो एंड यू गेट अ टू कोहेरेंट सोर्सेस बाय व्हिच व्हेन दिस डायरेक्ट जो फॉल हो रही है रे और जो रिफ्लेक्ट होकर जा रही है स्क्रीन के ऊपर, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे. कैन यू सी दिस पार्ट? दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे. ये यहाँ से मिरर पे गिरा, यहाँ से ये रिफ्लेक्ट बैक. तो जिस रीजन में ये डायरेक्ट वाली रे और ये रिफ्लेक्टेड वाली रे, डायरेक्ट वाली रे और ये रिफ्लेक्टेड वाली रे जिस रीजन में मीट होती है उस रीजन में हमको इंटरफेरेंस पैटर्न देखने के लिए मिलता है. इस एक्सपेरिमेंट्स का यूज टू कोहेरेंट सोर्सेस के हेल्प से इंटरफेरेंस पैटर्न बनाने के लिए किया जाता है. समझा आकांक्षा? Yes, ma'am. Thank you so much. या
So are you clear with this concept? किसी को कुछ problem है? Should we go ahead with the optical path? Okay, let's go ahead with the optical path. मयूरी, हो सकता है आप वापस से रिजॉइन करके देख लो. So let's go ahead with the optical path. See, एक बात याद रखो, of course यहाँ पर ज्योमेट्रिकल डायग्राम थोड़ा मिस्टेक हुआ है. कीप इट इन माइंड कि जितने दूर पे ये सोर्स होगा उतने ही दूर पे ये वर्चुअल सोर्स भी बनेगा. तो आपको विद स्केल एंड पेंसिल बनाना है. आप जो इमेज के जो लॉज है वो आप रॉन्ग नहीं कर सकते. जितने दूर पे ये सोर्स होगा उतने ही दूर पे ये सोर्स भी बनेगा. सो विद द हेल्प ऑफ अ पेंसिल एंड स्केल यू हैव टू ड्रॉ दिस कि आपका ये दोनों डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली सेम हो. क्योंकि आपको पता है कि मिरर में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम होती है, वो होता है लैटरल इन्वर्शन. हाइट, डिस्टेंस, बाकी सारी चीजें सेम होती है इनसाइड द मिरर. सो ये जो आपको डिस्टेंस है ये आपको सेम रखना है. कीप इट इन माइंड. ओके, सो लेट्स गो अहेड. Let's go ahead. Hope you are clear with the Fresnel's biprism. वो रिवाइज करने की जरूरत नहीं है. So we will directly go ahead with the optical path. किसी को Fresnel's biprism में कुछ प्रॉब्लम है? सब कुछ क्लियर है? सिर्फ एक बाइप्रिज्म रखना है, यहाँ पे सोर्स रखना है, यहाँ से लाइट उस बाइप्रिज्म पे गिरेगी. गिरने के बाद हम यहाँ पर कभी कभी लेंस रखते हैं, नहीं भी रख सकते हो. इस पर्टिकुलर पॉइंट से मिलने के बाद यहाँ पर हम एक स्क्रीन रखेंगे. जिस भी पॉइंट पे ये दोनों साइड से जो रिफ्लेक्टेड रे है जिस पॉइंट पे मीट करेंगी उस रीजन में हमको इंटरफेरेंस पैटर्न देखने के लिए मिलेगा. अगर आप इसी रिफ्रैक्टेड रे को, दैट इज ये जो इमर्जेंट रे है जो इस प्रिज्म से बाहर निकली हुई है, अगर आप उसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करो तो आपको दो सोर्सेस एट द सेम पॉइंट देखने के लिए मिलते हैं. सिंस ये दोनों सोर्सेस एक ही रियल सोर्स से बने हैं तो दे विल हैव अ कोहेरेंट नेचर. कुछ ऐसा जो डिस्टेंस बिटवीन द टू, ये जो वर्चुअल सोर्सेस क्रिएट हुए हैं वहां से लेके स्क्रीन का डिस्टेंस इज कैपिटल डी और दो सोर्सेस के बीच का डिस्टेंस इज स्मॉल डी. इसके बारे में मैंने एक्सप्लेन किया था कि स्मॉल डी कैलकुलेट करने के लिए पहले एक मेथड आपके बुक में था, अभी आपके सिलेबस से वो मेथड निकाल दिया गया है. दैट मेथड वाज कॉन्जुगेट फोकाई मेथड. उसको कॉन्जुगेट फोकाई मेथड बोला जाता था, जिसके हेल्प से हम ये स्मॉल डी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं व्हाइल डूइंग दिस बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट. ओके, कैपिटल डी तो आप डायरेक्टली स्केल से निकाल सकते हो, बट ये जो स्मॉल डी है इसको निकालने के लिए एक अलग एक्सपेरिमेंट किया जाता है विच इज कॉल्ड एज कॉन्जुगेट फोकाई मेथड. उसके हेल्प से ये दोनों स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस निकाला जाता है. एंड दिस डिस्टेंस इज वेरी स्मॉल. कीप इट इन माइंड. इसके सामने ये डिस्टेंस बहुत ही छोटा होता है, ये काफी बड़ा होता है, ये बहुत ही मिलीमीटर्स में डिस्टेंस आता है. तो दिस इज वेरी स्मॉल. तो ही आपका जो पैटर्न बनेगा वो परफेक्ट बनता है. ओके, बाइप्रिज्म की खासियत ये है कि इसका सामने वाला एंगल अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 180 डिग्री होता है और इसके जो बाजू के रिफ्रैक्टिंग एंगल्स हैं ये आपके 1 से 30 डिग्री के बीच में एग्जिस्ट करते हैं. दैट डिपेंड्स अपॉन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बाइप्रिज्म. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द बाइप्रिज्म. लेट्स गो अहेड विद द ऑप्टिकल पाथ. इसके बारे में जरा देखते हैं. व्हाट इज दिस ऑप्टिकल पाथ? ये है क्या? ओके, सो व्हाइल डिस्कसिंग दिस ऑप्टिकल पाथ आपके बुक में एक अलग मेथड दिया है. मैं जो आपको सिखा रही थी एक अलग मेथड से सिखा रही थी. मैं दोनों मेथड आपको बता दूंगी और क्या मिस्टेक हो रही थी वो भी बता दूंगी. ओके, मैंने आपको बोला था कि लेट अस से कि अगर आपका जो रे ऑफ लाइट है, सी कीप इट इन माइंड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड द पाथ ट्रेवल आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. ये दोनों एक दूसरे को इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर बहुत ज्यादा है तो आपका वेवलेंथ, आपका पार्ट डिफरेंस उतना कवर नहीं हो पाता. मींस अपोजिशन बहुत है, आपका वेवलेंथ का साइज रिड्यूस हो जाता है. सो दिस वाज व्हाट द फैक्टर व्हिच वी वर लैगिंग, व्हिच आई वाज लैगिंग यस्टरडे. मैंने इनको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करके आपका सॉल्व करने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से हमारा आंसर उल्टा आ रहा था. ओके, सिंपल सा फंडा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना कम होगा आपका लाइट उतना ज्यादा फास्ट स्पीड से भाग पा रहा है. ओके, दिस इज व्हाट इज द फिनोमेना. फाइन. सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वैक्यूम इज 1. सो सबसे ज्यादा फास्टेस्ट स्पीड जो होती है, जो सबसे ज्यादा बड़ा वेवलेंथ जो होता है वो आपका इसमें पाया जाता है, दैट इज इन वैक्यूम पाया जाता है. ओके, बाकी सारे मीडियम्स में स्पीड ऑफ लाइट से, जो वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट होती है हमेशा उससे कम ही लाइट की स्पीड पाई गई है. सो वहां पर ऑफकोर्स जो डिस्टेंस कवर्ड होगा, ओके, दैट विल बी स्मॉलर. So this is quite clear that refractive index is inversely proportional to delta x. तो हम जब रिलेशन लेंगे तो हमको ये रिलेशन दिमाग में लेकर चलना पड़ेगा. तो जहां पर हम 1
और डेल्टा एक्स लिख रहे थे, वहां पे हमको 1 अपॉन डेल्टा एक्स लिखना चाहिए था. दिस वाज व्हाट द मिस्टेक आई वाज डूइंग. ओके, सो इट सिंपली मींस दैट दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. 1 बाय डेल्टा एक्स से आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से आपका पाथ डिफरेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. ओके, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा है, so there will it will create a problem to your light while passing from one point to another point. That is always true. Okay, so let's go ahead with your textbook method and then we will discuss about my method. So what they are saying, let us assume, try to understand this optical path. इसका मतलब क्या है वो समझते हैं from your textbook method and then I will discuss according to my method. Let us assume कि आपकी जो लाइट है it is passing through a vacuum. वो एक वैक्यूम से पास हो रही है. So when it is passing through a vacuum, its propagation constant is given by k is equals to omega by c. ये रिलेशन निकाल सकते हो इजीली. आपको पता है k एग्जैक्टली में होता क्या है, k is 2 pi by lambda, करेक्ट. नाउ v is equals to n lambda, तो c is equals to n lambda होता है. सो अगर आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो तो यू विल फाइंड, इसको अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो तो आपको ये मिल जाएगा, k is equals to omega by c. ओके, आर यू अंडरस्टैंडिंग? ऊपर और नीचे n से मल्टीप्लाई कर दो. दिस अपर वन 2 pi n will become omega and ये n lambda, since we are talking in the vacuum, हमने वैक्यूम से चीजें स्टार्ट की है. सो n into lambda, of course n will be 1 in vacuum, so n into lambda will give you c, that is the speed of light in the vacuum. Okay, so this is what you get. Now what they are saying, the path covered will be given by, in a vacuum, the phase difference. You know the relation between the phase difference and the path difference. आपको पता है रिलेशन क्या होता है phase difference और path difference का, बता सकते हो? The phase difference is given by delta phi is k into delta x. Okay, kx minus omega t. So kx give you the phase difference that has been covered if the path difference, path covered is delta x. Okay, now what? So k हमने अभी निकाला, delta phi is equals to omega by c into delta x. This is what is the path covered by light in n. This is what is the phase difference when the path of delta x is covered in a vacuum. Now let's talk in the terms of medium. अब medium के term में बात करते हैं. Now if your light, the same light in the same time, if the light is traveling or propagating in a medium, अगर एक लाइट मीडियम में ट्रैवल कर रही है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, ओके, सो योर k will be, I am saying that as k dash is equals to ओमेगा, जहां पर यहाँ पर c था यहाँ पर v आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे c was the speed of light in the vacuum, here v is the speed of light in the medium. Now let's try to convert it in the terms of c. इसको c के टर्म्स में कन्वर्ट करते हैं. हमको पता है n is equals to c by v होता है, we know this, so v is equals to c by n हो जाएगा. This is the definition of a refractive index, correct? So we'll substitute this here, omega upon c by n, that is k dash is equals to omega into n by c. You got the new k dash. This is for a particular medium in the terms of c. यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज आस्क. यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज आस्क. सब कुछ क्लियर है? So we got the, let's try to find the phase difference for this propagation. एक small delta x path difference के लिए, delta x dash path difference के लिए, तो इस propagation को find out करने की कोशिश करते हैं. Okay, now delta phi dash is equals to k into delta x, k dash into delta x.
एक पर्टिकुलर पाथ उसने कवर किया है. ओके, सो k dash is what is k dash? K dash is n by c. omega n by c. c into delta x, correct? So you can substitute this n into delta x as delta x dash. Okay, so therefore delta x dash is equals to n into delta x. ये हमने substitute किया, so we got the equation as delta phi dash is equals to omega into delta x dash by c. अब इस रिलेशन को ध्यान से देखो, what you can define, क्या डिफाइन कर सकते हो? This n into delta x is equals to delta x dash. Okay, think about it, क्या डिफाइन कर सकते हो? मीन्स वो डेल्टा एक्स डैश ये ऑप्टिकल पाथ है ना? Yes, मिस फिर तो कल delta जैसा x ही dash is the optical path. फिर मिस तो कल जैसा ही हो गया इसमें वापस से, कि मतलब किसी मीडियम में जो पाथ कवर्ड है वो n टाइम्स होगा पाथ कवर्ड इन वैक्यूम, और मुझे तो पॉसिबल ही नहीं है ना कि वैक्यूम में से. नहीं, यहाँ पर ना actually what they have done, this delta x dash is the path covered in your medium, sorry, in a vacuum. This delta x dash is the path covered in a vacuum. ये आपका वैक्यूम का पार्ट कवर्ड है. हम इस फिर ये डेल्टा एक्स डैश जो है ये आपके वैक्यूम का पाथ कवर्ड है. दिस n into delta x is representing the path covered in a vacuum. ओके, अब मैं आपको समझाती हूँ कि आपको क्यों नोटेशंस का मिस्टेक हुआ, क्योंकि यहाँ पर भी उन्होंने क्या किया है, जब उन्होंने ये चीज यहाँ पर ली है, दिस पार्ट, यहाँ पे भी उन्होंने डेल्टा एक्स ले लिया, तो आपको ऐसा लग रहा है कि वैक्यूम में जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो डेल्टा एक्स है. ओके, सो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द नोटेशंस के मिस्टेक की वजह से हुआ है. ओके, सो यू कैन रिप्रेजेंट दिस एज डेल्टा एक्स डैश. ये जो वैक्यूम का था आप उसको डेल्टा एक्स डैश से रिप्रेजेंट कर दो, नॉट अ बिग डील. सो वैक्यूम में द पाथ कवर्ड इज k into delta x dash. Okay, so here this equation becomes this n into delta x dash, sorry, delta x will give you delta x dash. This is path covered in vacuum. So आपका ऑप्टिकल पाथ का मतलब क्या होता है वो समझो. व्हाट इज ऑप्टिकल पाथ? इस चीज को जरा एनालाइज करने की कोशिश करो कि हमेशा पाथ कवर्ड इन अ वैक्यूम जो होगा, पाथ कवर्ड इन अ वैक्यूम विल बी ऑलवेज हाई, ये हमेशा बड़ा होगा. और अगर आपको निकालना है किसी मीडियम का और किसी पाथ कवर्ड इन अ मीडियम और पाथ कवर्ड इन अ वैक्यूम के बीच में अगर आपको रिलेशन निकालना है, तो इट विल बी सिंपली path covered in a vacuum, that is distance covered in a vacuum, will be the refractive index times distance covered in a medium. ये रिलेशन आएगा. सो अगर आपको पता करना है कि what is the distance covered in a vacuum, what you have to go for, अगर आपको पाथ डिफरेंस पता है तो पाथ डिफरेंस multiplied by distance covered in that medium will be equal to the distance covered in the vacuum. Okay, this is what the relation it derives. So it can be, optical path can be defined as, it is the same distance, it is the distance covered by light, distance covered by light in a medium at which the light covers the distance in vacuum in the same time.
जितने टाइम में, जो टाइम में लाइट आपका वैक्यूम में जो डिस्टेंस कवर करता है, उतने टाइम में ही लाइट ने जो मीडियम में डिस्टेंस कवर किया है, दैट गिव्स यू द रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस इन अ वैक्यूम एंड डिस्टेंस इन अ मीडियम। स्क्रीन क्लियर है? हाँ मिस, थोड़ा ब्लर है। वो मीन्स Is it clear ज्यादा now? एक मिनट, नो wait क्लियर। for a while. एक मिनट, एक मिनट। या मैम। Now? नहीं मीन्स अभी भी क्लियर नहीं है? नहीं। नो Now हुआ क्लियर। I don't know whether it is visible or not. दिख रहा है मिस? मैम इट इज विजिबल। जिससे Okay. So you can simply मैम आप define कुछ लिख रही optical हो? path. No. Optical path in a medium can be defined as corresponding path in the vacuum that light travels in the same time. अगर आपको किसी मीडियम का पाथ निकालना है तो सिंपली आप उनके बीच में एक रिलेशन है, दैट रिलेशन इज गिवन बाय डिस्टेंस इन अ वैक्यूम इज इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ डिस्टेंस इन अ मीडियम। अगर आपको डिस्टेंस इन अ वैक्यूम पता है और उस पर्टिकुलर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, तो आपको डिस्टेंस इन दैट पर्टिकुलर मीडियम कितना कवर होगा इन द सेम टाइम, आपको वो चीज मिल जाएगी। क्लियर? समझा? सो ऑप्टिकल पाथ इन अ मीडियम, किसी एक मीडियम में ऑप्टिकल पाथ इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो, it is the same amount of, it is a distance which is covered by the light in that medium in the same time when light covered certain distance in the vacuum. जितना डिस्टेंस वो वैक्यूम में कवर करेगा, उसी का उतने ही टाइम में जो डिस्टेंस वो मीडियम में कवर करेगा, that gives the optical path for that particular light in that medium. Simply इतना ही मीनिंग है इसका। Okay. So this was all about distance in a vacuum is equals to n times of distance in a medium. आप, मैं एक बार थोड़ा सा आपको रिवाइज कर रही हूँ, जरा ध्यान से देखना। It was all about confusion of your notations. आपके बुक का जो notations मैंने यूज किया है वो confusion create कर रहा है। See here, you'll go ahead with this. हम बोल रहे हैं, let us assume that there is a propagation, the light is propagating in a vacuum and the propagation constant in the vacuum is given by k is equals to omega by c. So phase difference that the light will cover in the vacuum is given by k delta x dash. Let us consider this delta x dash as the path covered in the vacuum. Okay, उन लोगों ने notation में mistake की है, so you need to clarify that कि ये जो delta x dash है, it is the path covered in a vacuum. Okay, now delta phi is equals to omega into delta x dash by c because k is omega by c. So this is what is the phase difference covered due to the path difference of delta x dash. Now let us assume that your light is traveling in a medium, and if it is traveling in a medium, the propagation constant is given by k dash is equals to omega by v. That is equals to omega by v can be written as c by n. Okay, so I've substituted it as c by n. Now k dash is equals to omega into n by c. Okay, now when it is n by c, we know what is the phase difference. So let's say that the path covered by the wave in a medium is delta x. मीडियम में जो पाथ कवर हो रहा है उसको डेल्टा एक्स लेते हैं, वैक्यूम में डेल्टा एक्स डैश लिया था, सो डेल्टा फाई डैश इज इक्वल्स टू के डैश डेल्टा एक्स. नाउ व्हाट दे आर डूइंग कि इफ आई एम सब्स्टिट्यूटिंग हियर, व्हेन आई सब्स्टिट्यूट हियर, दिस सिंपली बिकम्स ओमेगा इनटू n by c into delta x. Now this n into delta x, this part gives you delta x dash. Okay, so delta phi dash is equals to omega by c into delta x dash. This delta x dash is the path covered in a vacuum. क्या हुआ सौरभ? मिस वो हाँ? इसके मिस जो इसके पहले पेज था ना मिस, वहाँ पर के डैश है तो उसको मिस के करना पड़ेगा ना, क्योंकि वो मीडियम में है ना। कोई जरूरत नहीं है एक्चुअली। सी सौरभ, दे आर गोइंग अकॉर्डिंग टू दिस नोटेशंस। आप नोटेशन से आप कंफ्यूजन, हाँ अगर आपको चाहिए कि आप अपना कंफ्यूजन क्लियर रखो तो आप ऐसा कर सकते हो कि वैक्यूम वाले सबको के डैश से रिप्रेजेंट कर दो और मीडियम वाले सबको सिंपल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट कर दो।
तो आप हाँ अपना हाँ ओके मिस। मिस्टेक, अपने आप को कंफ्यूज ना होने के लिए आप ये मेथड यूज कर सकते हो। बस आपको इतना ध्यान में रखना है कि जो भी वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट होगी वो n टाइम्स स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम होगी, क्योंकि हमेशा मीडियम में आप वैक्यूम में आपकी स्पीड ऑफ लाइट बहुत फास्ट होती है। इट इज द फास्टेस्ट इन द व्हाट वी कैन से, इट इज फास्टेस्ट इन द वैक्यूम। ओके, सो लेट्स ट्राई टू गो एट फॉर द स्पीड ऑफ लाइट। अगर समझो आप वाटर में कंपेयर कर रहे हो, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर क्या होता है, किसी को पता है? इट इज आई थिंक 1.33. सो इफ यू वांट टू कैलकुलेट अ वैक्यूम, आपने वैक्यूम से वाटर के पार्ट डिफरेंस को कंपेयर किया। दिस इज रिफ्रैक्टिव, सॉरी, दिस इज पार्ट डिफरेंस इन अ वाटर, दिस इज पार्ट डिफरेंस इन अ वैक्यूम. So 1.33 multiplied by this part difference in a water will give you part difference in a vacuum. Okay, so you have to just keep it in mind that optical path in a vacuum is always greater than the optical path in the water. Optical path का मतलब होता है path covered by light in that particular medium. That's all. So optical path in that vacuum is greater, is always greater than an optical path in a medium. So optical path का मतलब होता है distance covered by the light. Optical path का सिर्फ इतना ही मीनिंग है, distance covered by the light. And this relation gives you the relation between optical path in a vacuum and optical path in a medium. That's all. ये इतना ही relation देता है. अगर आप इस तरीके से याद नहीं रख सकते तो आप इस तरीके से याद रख सकते हो. This was your textbook method. आप इस तरीके से याद रख सकते हो. Again, this is your textbook method. हमने टाइम दोनों के लिए सेम रखा है. So time is equals to distance in a vacuum upon speed in a vacuum. आपको पता है speed is distance upon time, and since time दोनों के लिए same है, so distance in a medium upon speed in a medium. So distance in a vacuum is equals to distance in a medium upon speed in a medium multiplied by distance speed in a vacuum. आपको पता है स्पीड इन अ वैक्यूम अपॉन स्पीड इन अ मीडियम इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. सो डिस्टेंस इन अ मीडियम मल्टीप्लाइड बाय स्पीड इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑन मीडियम, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. सो दिस इज व्हाट द रिलेशन यू गेट. उस तरीके से याद ना हो तो इस तरीके से याद रख लो. हाँ मैं समझा भी अच्छे से. क्लियर? सो दिस आर द टू वेज इन व्हिच यू कैन कीप इट इन माइंड कि सेम टाइम में जो डिस्टेंस मीडियम में कवर होता है उसका रिलेशन विद द डिस्टेंस इन द सेम टाइम ट्रेवल्ड इन द वैक्यूम बाय द लाइट. क्लियर विद द पार्ट? समझा सबको? हाँ मैं सभी समझा. लेट्स ट्राई टू हैव वन मोर रिलेशन. ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मतलब ये पाथ डिफरेंस इंट्रोड्यूस करता है. ये चीज तो क्लियर हो गई. ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये पाथ में डिफरेंस क्रिएट करता है. ओके, नाउ लेट अस से the path covered in a vacuum is nd, correct, and path covered in a medium is only d. Okay, so n into d minus d, अगर आप इसका एक रिलेशन निकालो, so this is n minus 1 into d, where d is the distance covered by that particular wave. अगर आप रिलेशन निकालो तो it is multiple of d. आप multiple of d में निकाल सकते हो. So this nd is the distance covered in a vacuum and this is the distance covered in a medium. Your जो भी distance covered in a vacuum होता है, it is multiple of distance covered in a medium. Multiple होता है आपके distance covered in a medium का. Okay, so nd minus d, अगर आपको पार्ट डिफरेंस निकालना है कि कितना पार्ट डिफरेंस है, तो आप सिंपली क्या करोगे, जो भी डिस्टेंस कवर्ड हुआ है वैक्यूम में उसमें से डिस्टेंस कवर्ड हुआ है मीडियम में निकालोगे. तो आपको पता चल जाएगा कि क्या पार्ट डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, कितने पार्ट का डिफरेंस आ रहा है. फॉर एग्जांपल लेट अस कंसीडर कि यहाँ पर उसने 3 मीटर कवर कर लिया, यहाँ पर उसने 3 मीटर कवर कर लिया और इन मीडियम वो सिर्फ 2 ही मीटर कवर कर पाया है. तो 3 minus 2 पार्ट डिफरेंस जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंट्रोड्यूस करेगा वो 1 मीटर का करेगा. सो पार्ट डिफरेंस इंट्रोड्यूस्ड बाय द मीडियम is given by nd minus d, that is n minus 1 into d. Okay, now ये चीज क्यों, ये पार्ट डिफरेंस हमने क्यों कैलकुलेट किया वो जरा समझने की कोशिश करो
कि अगर आपका दो सोर्सेस है, आपने किसी सोर्स के सामने कोई एक थिन शीट रख दिया, आपने एक स्लिट के सामने कोई एक थिन शीट रख दिया, अब ये क्या होगा, जब ये लाइट यहाँ से गिरेगी, इस शीट से पास होगी, सो इट विल इंट्रोड्यूस सम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन ओवर हियर। ये कुछ एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंट्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से जहां पर आपको सेंट्रल मैक्सिमा मिल रहा था, जहां पर पाथ डिस्टेंस जो कवर हो रहा था, पाथ एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट द पाथ डिफरेंस वाज 0, बट अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंट्रोड्यूस होने के बाद यहाँ पर पाथ डिफरेंस 0 नहीं आएगा, ये पूरा पैटर्न जो है वो शिफ्ट होगा। तो जहां पर आपको सेंट्रल मैक्सिमा मिल रहा था, अब इस शीट को इस पाथ के सामने, इस पतले प्लास्टिक शीट को अगर आपने इसके सोर्स के सामने रख दिया, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक पाथ डिफरेंस इंट्रोड्यूस करेगा लाइट्स के बीच में। ओके, देयर विल बी अ पाथ डिफरेंस बिटवीन दिस टू लाइट्स। जैसे कि मुझे अभी अभिषेक ने पूछा था कि मिस अगर मैं दोनों सोर्सेस में से किसी एक सोर्स में पाथ डिफरेंस इंट्रोड्यूस कर दूं तो, सो दिस इज द वे टू इंट्रोड्यूस अ पाथ डिफरेंस, कि अगर मैं किसी एक सोर्स के सामने कोई एक प्लास्टिक का ट्रांसपेरेंट शीट रख दूं, तो होगा क्या, जब मैं ये ट्रांसपेरेंट शीट रख देती हूँ तो ये एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंट्रोड्यूस करेगा, और इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से आपके दोनों सोर्सेस के बीच में, ये लाइट ट्रैवलिंग इन अ वैक्यूम है, ये लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम अ मीडियम है, इन दोनों के बीच में n-1 इंटू डी का पाथ डिफरेंस इंट्रोड्यूस हो जाएगा। ओके, और जहां पर आपको सेंट्रल मैक्सिमा मिल रहा था, वहां पे आपको अब सेंट्रल मैक्सिमा नहीं मिलेगा, आपका सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्टेड होगा। ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपका जो सेंट्रल मैक्सिमा होगा, जहां पर आप इस पॉइंट पे आपका पाथ डिफरेंस 0 आ रहा था, अब इसी पॉइंट पे आपका पाथ डिफरेंस 0 नहीं आएगा, आपका पाथ डिफरेंस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, और एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर आपको पाथ डिफरेंस 0 मिलेगा। तो जहां पर सेंट्रल मैक्सिमा था वहां पर सेंट्रल मैक्सिमा नहीं होगा, कहीं और पर सेंट्रल मैक्सिमा होगा, और पूरा का पूरा मैम पैटर्न जहाँ पैटर्न पहले बनेगा था वैसा ही। वहाँ 0। एक मिनट रुको, पूरा पैटर्न जो है, जैसे कि बीच में सेंट्रल मैक्सिमा था, फिर डार्क ब्राइट, ये पैटर्न पूरा बनेगा, बट पूरा जो होगा वो शिफ्ट हो जाएगा, जहां पर वहां ना मिलकर थोड़ा सा शिफ्टेड पॉइंट पर मिलेगा सेंट्रल मैक्सिमा। विद सेम होगी, बाकी सारी चीजें सेम होंगी, सिर्फ जिस डिस्टेंस पे आपको सेंट्रल मैक्सिमा मिल रहा था वहां ना मिलकर किसी और पॉइंट को जाकर सेंट्रल मैक्सिमा मिलेगा। क्लियर विद द पार्ट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि हमने ये जो ऑप्टिकल पाथ पढ़ा, ये क्यों पढ़ा, क्योंकि अब लाइट वैक्यूम से और मीडियम से पास होती है, उन दोनों के बीच में एक पाथ डिफरेंस इंट्रोड्यूस होता है बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर मीडियम, और वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या करेगा, ये पाथ डिफरेंस इंट्रोड्यूस करके जिस पॉइंट पर सेंट्रल मैक्सिमा आने वाला है उस पॉइंट पर सेंट्रल मैक्सिमा ना देकर शिफ्टेड कहीं और पर सेंट्रल मैक्सिमा देगा, और फिर आपका पैटर्न पूरा का पूरा पैटर्न जो है वो पूरी तरीके से एक डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। आपको सेंट्रल मैक्सिमा के दिस साइड विल बी ब्राइट डार्क, दिस साइड विल बी ब्राइट डार्क। हो सकता है जहां पर आप पहले सेंट्रल मैक्सिमा देख रहे थे, जब आपने ये इंट्रोड्यूस नहीं किया था, वहां पर आपको अब डार्क पॉइंट मिलने का चांसेस हो जाता है। दैट डिपेंड्स अपॉन द पाथ डिफरेंस। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। समझा, कुछ समझ में आ रहा है? हाँ मिस। हाँ मैम। कुछ समझ में आ रहा है? हाँ मैम। ओके, सो अगर समझो आपने ये जो शीट इंट्रोड्यूस की है उसका थिकनेस इज टी। ओके, आपने जो ये शीट, ये जो प्लास्टिक की शीट आपने इंट्रोड्यूस की है उसका थिकनेस इज टी। ओके, सो जो आपका शिफ्टिंग मिलेगा, जो आपको पाथ डिफरेंस मिलेगा फॉर बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर शीट, द पाथ डिफरेंस बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर शीट इज गिवन बाय mu-1, mu means refractive index, मैं n से रिप्रेजेंट करती हूँ, n-1 into t, where t is the thickness of this, एक मिनट, where this t is the thickness of this particular sheet that you have introduced. So जो पाथ डिफरेंस इंट्रोड्यूस होगा इस शीट के अंदर डालने के बाद, इस शीट के सोर्स के सामने रखने के बाद, that will be n-1 into t। आपका पूरा का पूरा पैटर्न एक पर्टिकुलर पॉइंट से एक डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, और जहां पर आपको सेंट्रल मैक्सिमा मिल रहा था वहां पर अब आपको सेंट्रल मैक्सिमा नहीं मिलेगा, किसी और पॉइंट पे आपको सेंट्रल मैक्सिमा मिलेगा। बाकी सारा पैटर्न फ्रिंज विड्थ हो गया, ब्राइट डार्क पैटर्न हो गया, ये सारा पैटर्न सेम होगा, सिर्फ पूरा का पूरा पैटर्न एक डायरेक्शन से शिफ्ट हो जाएगा। और जो पाथ डिफरेंस इंट्रोड्यूस होगा इन दोनों लाइट के बीच में,
because of this thickness of this tree and refractive index of this particular medium, you will get n minus 1 into t. किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज आस्क. हम इस वो स्मॉल डी निकालने वाला जो फॉर्मूला है वो तो निकाल दिया मैम हमारे सिलेबस से, ऊपर वो जे में पूछते हैं क्या स्मॉल डी? नहीं समझा मुझे, क्या पूछा सर? मिस वो जो दोनों स्लेट के बीच का डिफरेंस रहता है स्मॉल डी, आपने बोला ना कि वो निकाल दिया हमारे सिलेबस से, कैसे निकालते हैं उसको? हाँ, तो मिस वो आपके सिलेबस में नहीं है कॉन्जुगेट फोकाई मेथड, निकाल दिया आपके सिलेबस से वो. हाँ मिस, तो वो जे में आएगा उसका क्वेश्चन? अगर जेई में आएगा तो वो आपको उस तरीके से वो वहां पर समझा देंगे. पहले आपको वो कॉन्जुगेट फोकाई मेथड था, पर अभी मैंने ऑब्जर्व किया कि आपको नहीं है कॉन्जुगेट फोकाई मेथड, इसीलिए मैंने वो यहाँ पे नहीं सीखा है. अगर कहीं पर इंट्रोड्यूस होगा या जेडब्ल्यू में अगर वो टॉपिक इंक्लूड करते हैं तो वहां पर आपको जेडब्ल्यू के टाइम पे वो समझा दिया जाएगा. या सो ये चीजें सबको क्लियर है? n माइनस 1 इंटू टी, क्योंकि यही थिकनेस जो है, यही पर्टिकुलर जो इसका जो थिकनेस है दैट इज टी, यही थिकनेस रिस्पॉन्सिबल है आपके पार्ट डिफरेंस इंट्रोड्यूस होने के पीछे, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ओके, सो ये जो भी पार्ट डिफरेंस इंट्रोड्यूस होगा वो इस पर्टिकुलर थिकनेस के लिए इंट्रोड्यूस होने वाला है. ओके, सो लाइट कवर्ड इन अ वैक्यूम विल बी nt and light covered in a medium is only t. So the difference between these two lights, the part difference between these two light in this particular thickness, बाकी उसके आगे तो you have a what we can say, इसके आगे तो you only have a vacuum, but particular point की वजह से, इसी particular thickness की वजह से आपका पूरा part difference आपके rays of light में introduce हो रहा है. So that's why it is nt minus t, that is n minus 1 into t, where t is the thickness because of which path difference is being introduced at which point your path difference. क्या बोल रहे हो? ये शिफ्ट रिप्रेजेंट कर रहा है क्या जो n minus 1 into t? एग्जैक्टली, ये शिफ्ट रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि पार्ट डिफरेंस आने की वजह से अब आपके जो सोर्सेस निकलेंगे वो इसी पॉइंट पे पार्ट डिफरेंस जीरो नहीं दिखाएंगे, मतलब ये किसी और पॉइंट पे इसका एक एक्स्ट्रा पाथ ये कवर कर रहा है. ये सॉरी, दिस वैक्यूम विल कवर एन एक्स्ट्रा पाथ, यहाँ पे इसको ये शीट को कवर करके आगे जाना है. ओके, सो देयर विल बी अ डिफरेंस बिटवीन द टू. सो एट दिस पॉइंट जहां पर आपको डिफरेंस जीरो मिल रहा था, अब ये शीट इंट्रोड्यूस करने के बाद वो यहाँ पे जीरो नहीं मिलेगा. तो ये इटसेल्फ एक्सप्लेन कर रहा है कि देयर इज अ पार्ट डिफरेंस बिटवीन द टू ड्यू टू व्हिच योर होल पैटर्न विल बी शिफ्टेड. आपको ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि अगर आपका दो स्लिट्स है, दोनों स्लिट्स के सामने उन्होंने एक स्लिट के सामने उन्होंने कुछ एक करंट मटेरियल रख दिया, तो आपका जो शिफ्ट होगा यू हैव टू कैलकुलेट पार्ट डिफरेंस. उसके बाद आप आगे जाके सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि कितने चीजें भी आपको निकालनी होगी. सो दैट आई एम नॉट डिस्कसिंग हियर, वी विल डिस्कस दैट इन जेडब्ल्यू का लेक्चर्स. ओके, तो फिलहाल आपको सिर्फ इतना ही समझना है कि इफ यू आर इंट्रोड्यूसिंग अ शीट that will create a part difference, and that part difference is given by n minus 1 into t, where n is the refractive index and t is the thickness of that particular sheet which you are introducing. यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? मैं ऑप्टिकल पाथ आपके सामने ओपन कर रही हूँ, एक बार ध्यान से देखो, कुछ डाउट है तो पूछो. Okay, I'm showing you that part difference, optical path. If you have any doubt, please ask. Otherwise, we will go ahead.
this is the path covered in a vacuum. This is the path, this equation gives the path covered in a vacuum. This delta x is the path covered in a medium. The relation between the two is n delta x. It simply means कि जितना डिस्टेंस आपका मीडियम में कवर होगा उतने देर में, उतने ही टाइम में, उतने टाइम में आपके लाइट ने वैक्यूम में कितना कवर किया है. So this is called as optical path in a vacuum, and this delta x is called as optical path in a medium. Okay, so सेम टाइम में लाइट वैक्यूम में कितना कवर कर रही है, सेम लाइट, और वही लाइट मीडियम में कितना कवर कर रही है या करेगी. दिस गिव्स द रिलेशन. सो मैंने जैसे कि बताया कि अगर आप उस तरीके से नहीं याद रख सकते तो इस तरीके से याद रख लो. दैट डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द वैक्यूम इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द मीडियम मल्टीप्लाइड बाय n. Okay, so of course in a vacuum the distance traveled will be more as compared to the traveled in this particular medium. मैंने आपको एक एग्जांपल बताया कि अगर आपके एक पर्टिकुलर सोर्स के सामने एक प्लास्टिक शीट रख दिया जिसका थिकनेस इज t एंड जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n. ओके, सो ऑफ कोर्स यहाँ पर कोई भी चीज नहीं रखी हुई है, तो यहाँ पर लाइट विल ट्रेवल इन अ वैक्यूम. यहाँ पर लाइट की स्पीड सबसे फास्टेस्ट होगी, तो ये जो भी डिफरेंस इंट्रोड्यूस होगा वो इस थिकनेस t की वजह से, ये थिकनेस t का जो डिस्टेंस है इस थिकनेस t डिस्टेंस की वजह से इंट्रोड्यूस हो रहा है. सो लेट अस से कि अगर लाइट यहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइम में t डिस्टेंस कवर कर रही है, ओके, इट इज कवरिंग t डिस्टेंस इन पर्टिकुलर टाइम t. यहाँ पर लाइट काफी आगे बढ़ चुकी होगी, तो इट विल कवर n टाइम्स ऑफ t इन दिस पर्टिकुलर मीडियम. तो डिफरेंस जो दोनों रेज में इंट्रोड्यूस होगा, यहाँ पर उसने t कवर किया, यहाँ पर उसने n टाइम्स ऑफ t कवर किया, तो दोनों रेज के बीच में जो पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करोगे सिंपली इट विल बी nt माइनस t nt, या इट विल बी n into t, क्योंकि n टाइम्स वो आगे बढ़ चुकी होगी. सो n into t minus t, so the path difference will be n minus 1 into t, the path difference between these two lights. And this path difference shows you that now at the center you will not get a central maxima. At the center आपको central maxima नहीं मिलेगा. ओके, अब आपको सेंट्रल मैक्सिमा किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे शिफ्टेड मिलेगा और पूरा का पूरा पैटर्न उसी डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा. ओके, क्योंकि सेंट्रल मैक्सिमा मिलने के लिए कंडीशन यही है कि यू शुड हैव अ पाथ डिफरेंस 0. तो हो सकता है कि अब यहाँ पाथ डिफरेंस 0 नहीं आ रहा है, थोड़ा ऊपर आ रहा है, तो पूरा का पूरा पैटर्न ये सेंट्रल मैक्सिमा ऊपर शिफ्ट हो गया, उसके ऊपर वाला पॉइंट थोड़ा और ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और पूरा का पूरा पैटर्न आपको एक डायरेक्शन में शिफ्ट होता हुआ मिलेगा बिकॉज ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर शीट. क्लियर? किसी को कुछ डाउट है यहाँ तक और शुड बी गो अहेड? आगे जाओ. यस और नो? हेलो मिस. यस मिस. आकांक्षा, अमला, नन्मा, सबको ये पॉइंट क्लियर है क्या हो रहा है? ये पार्ट डिफरेंस का पॉइंट क्लियर है? मैम. यस मैम. ईशा, everyone here? Okay, so I hope you are clear with the things. मिस रिपीट करो ना एक बार. क्या हुआ? एक बार रिपीट करो ना, यहाँ नेटवर्क बहुत प्रॉब्लम कर रहा है. कौन बोल रहा है ये? Who's this? मैं ऑलरेडी काफी बार 3 बार पढ़ा चुकी हूँ, वापस क्या रिपीट करूँ? So okay, so last point about the path difference to make your concept clear, it is only the distance covered in a vacuum. It gives us the relation between distance covered in a vacuum with distance covered in a medium. जितने टाइम में वैक्यूम में कोई एक डिस्टेंस कवर हुआ है उतने ही टाइम में किसी एक मीडियम में कितना डिस्टेंस कवर हुआ है उनके बीच में रिलेशन देता है एंड इट इज n टाइम्स ऑफ डिस्टेंस कवर्ड इन अ मीडियम. मैंने आपको इस चीज को याद रखने के लिए दिस इज द बेस्ट वे टू कीप इट इन माइंड. डिस्टेंस ऑफ इन अ वैक्यूम अपॉन स्पीड इन अ वैक्यूम, डिस्टेंस इन अ मीडियम अपॉन स्पीड इन अ मीडियम. आपका टाइम सेम है दोनों के लिए, मैं दोनों को सेम टाइम में देख रही हूँ. ऑफ कोर्स कि सेम टाइम में अगर मैंने एक स्टूडेंट को भगाया है तो मैंने 1 सेकंड का टाइम दिया और उसको देखा कि वो हवा में कितना तेज भाग रहा है, कितना डिस्टेंस उसने हवा में कवर किया है.
और उसी स्टूडेंट को मैंने पानी में भगाया और मैंने देखा कि उसी 1 सेकंड के टाइम में वो पानी में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है. ओके, सो दिस इज वेयर आई एम ऑब्जर्विंग कि दोनों के डिस्टेंस के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ योर पर्टिकुलर मीडियम. ओके, तो ऑफ कोर्स पानी में वो कम डिस्टेंस कवर करेगा क्योंकि पानी में देयर विल बी अ डैम्पिंग. पानी के मॉलिक्यूल्स, उसके एनर्जी, पानी के मॉलिक्यूल्स को साइड करके उसको आगे भागना होगा. तो दैट इज ओनली द रीजन कि आपके वैक्यूम में कोई अपोजिशन ना होने की वजह से लाइट का स्पीड सबसे हाईएस्ट जो होता है वो वैक्यूम में होता है, उसके बाद एयर में होता है. सो एयर में इट इज अप्रोक्सीमेटली 2.988 into 10⁸, तो उसको भी 3 ही कंसीडर कर लिया जाता है. दैट इज 3 into 10⁸ मीटर पर सेकंड. ओके, so this was all about the optical path. Optical path is path covered in a medium is compared with the path covered in a vacuum. That's all. मिस एक डाउट था. बोलो. मिस अगर वो जो दोनों लाइट है उनका जो इंटरफेरेंस है, मतलब जो दो लाइट आपस में इंटरफेयर हो रही हैं, अगर वो दोनों भी वाटर से होकर इंटरफेयर हुई तो फिर मिस कोई ये नहीं होगा ना, पार्ट डिफरेंस नहीं होगा ना फिर तो जो अपना ये है. Ask your question again. मिस आपने बोला ना कि ये सेंट्रल मैक्सिमा कुछ शिफ्ट होता है. हाँ. मिस कब होगा अगर एक रे ऑफ लाइट वैक्यूम से गई और एक रे ऑफ लाइट किसी मीडियम से गई, अगर वो इंटरफेयर हुई तो सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट होगा ना. हाँ. हाँ, तो मिस अगर दोनों भी लाइट मतलब वाटर से ही पास होकर फिर इंटरफेयर हुई तो मिस कोई पार्ट डिफरेंस नहीं होगा ना फिर. हाँ, तो फिर वहां पे नहीं होगा. वहां पे तो फिर दोनों जो सोर्सेस मिलने वाले हैं, सी इंटरफेरेंस इज मीटिंग ऑफ दिस टू सोर्सेस. आपने दोनों के सामने सेम ही थिकनेस इंट्रोड्यूस कर दिया, तो ये भी एंटी से इसका भी डिस्टेंस कवर्ड विल बी t, इसका भी डिस्टेंस कवर्ड विल बी t. सो अगेन यू विल गेट द सेंट्रल मैक्सिमा एट द सेंटर, क्योंकि इसका और इसका दोनों का जो है ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे. सो अगेन जो डिस्टेंस कवर्ड होगा एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट वो तो सेम हो जाएगा. ये डिस्टेंस का डिफरेंस ही इस पर्टिकुलर एक शिफ्टिंग की वजह से आ रहा था. कभी कभी आपको वो ऐसा भी क्वेश्चन देते हैं कि एक काम करते हैं, दोनों के सामने कुछ ना कुछ इंट्रोड्यूस करते हैं विद डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो क्या होगा. सो देयर कैन बी मल्टीपल वेरिएशंस इन द क्वेश्चंस. ओके, बट अगर आप बोल रहे हो कि मैम दोनों का मैं मीडियम सेम ही रखूं, तब तो जहां पर जितना इसको कवर करना है उतना इसको भी कवर करना है, तब तो कोई शिफ्टिंग जैसा कोई बात ही नहीं होता, बिकॉज दे विल बैलेंस ईच अदर. ओके, मैं समझा अभी. या see, path difference is all about difference in the two waves. Difference in the distance covered by the two waves. Okay, दोनों में कितना डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, that defines the path difference, of course. Okay, so आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे where they will introduce different kind of sheets in between and they will say you can find out the shifting in the in this particular interference pattern. There will be more sums like this and I want you to solve those sums. अच्छा होगा. So let's go ahead. Okay, I'm revising some part of the interference of light and then we will just start with the diffraction of light. Okay, कुछ पार्ट रिवाइज कर रही हूँ, उसका रिवाइज होना बहुत जरूरी है, इसलिए रिवाइज कर रही हूँ. हमने इंटरफेरेंस यहाँ पर विथ ऑप्टिकल पाथ हम लोग इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया हमने, मतलब इंटरफेरेंस ऑफ लाइट इज ओवर नाउ. Now we are going to start with the diffraction of light. Okay, so interference के लिए we know that if you want to have a constructive interference, ये cases आपको पता है. Constructive interference के लिए please answer what is the condition for path difference. Please answer. For constructive interference, what is the condition for path difference? Even multiple of lambda by 2. That is, it is even multiple of lambda by 2. या फिर आप इसको n lambda से भी बोल सकते हो. And what is the condition for phase difference? even multiple of 2 pi. 2n pi. Correct. Even multiple of pi. This is the condition for phase difference. Sorry, constructive interference. Okay. Now let's go ahead with the destructive interference. ये एक पैटर्न मुझे ध्यान दिलाना जरूरी था, इसलिए आई एम गोइंग विद दिस. डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डेल्टा x is what? 2n minus 1 lambda by 2. Lambda by 2. That is odd multiple of lambda by 2. And phase difference is 2n minus 1 pi.
condition for constructive interference and destructive interference. You need to keep this in mind. ये आपको अपने दिमाग में रखना है हमेशा. Okay. The new topic, diffraction of light or diffraction of light. पाऊस काय पडायला. Okay. So let's go ahead with the diffraction of light. Now, जब मैंने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया था, मैंने तभी आपको डिफ्रैक्शन के बारे में बताया था कि कभी कभी ऐसा होता है कि जिस पाथ में, जिस ज्योमेट्रिकल एरिया में हम शेडो एक्सपेक्ट करते हैं, वहां पे हमको शेडो देखने के लिए नहीं मिलती. ओके, इट इज ऑल बिकॉज जो लाइट्स जो होती है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई कीप एन ऑब्स्टिकल लाइक दिस, लेट्स से आई एम कीपिंग एन ऑब्स्टिकल लाइक दिस. ठीक है, यहाँ से मैंने एक सोर्स एलिमिनेट किया. ओके, दिस इज द स्क्रीन. व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि मेरा जो लाइट होना चाहिए वो सिर्फ इसी पर्टिकुलर एरिया में दिखना चाहिए. अब आपको ज्यादा अच्छे वे में रिफ्रैक्शन समझेगा. व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये पूरा जो एरिया होना चाहिए, सिंस ये पूरा ब्लॉक कर रहा है एरिया को, सो दिस शुड बी एन शैडो, ज्योमेट्रिकल शैडो. एक शैडो होना चाहिए और यहाँ पे भी आपको सेम शैडो देखने के लिए मिलना चाहिए. मतलब ये पूरा एरिया ब्लॉक होना चाहिए और आपको जो लाइट देखने के लिए मिलनी चाहिए वो सिर्फ इसी पॉइंट पे देखने के लिए मिलनी चाहिए ऑन द स्क्रीन. ओके, दिस इज व्हाट यू एक्सपेक्ट. समटाइम्स इवन लाइक दिस, आपने एक ब्लॉक रखा, यहाँ पर एक सोर्स है, यहाँ पे एक स्क्रीन रख दिया. अब मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि ये जो पूरा एरिया है ये पूरा मुझे ब्लैक मिलना चाहिए, बिकॉज इट इज ब्लॉकिंग द लाइट, और इस पर्टिकुलर एरियाज में मुझे लाइट देखने के लिए मिलना चाहिए. दिस इज व्हाट आई एक्सपेक्ट. दिस इज व्हाट आई एक्सपेक्ट कि ऐसा होना चाहिए. ओके, कि जिस एरियाज में ब्लॉकिंग हो रही है, जिस एरियाज में ब्लॉकिंग हो रही है, मुझे उस एरियाज में लाइट का पार्ट नहीं मिलना चाहिए, वो पूरी तरीके से ब्लैक होना चाहिए. और यहाँ पर दिस एरिया इज बीइंग ब्लॉक्ड, तो ये जो एरियाज है इसमें सिर्फ लाइट मिलनी चाहिए क्योंकि यहाँ से लाइट इज गोइंग, बट ये जो बीच वाला एरिया है ये पूरी तरीके से ब्लॉक्ड होना चाहिए. इट शुड नॉट हैव एनी लाइट बिकॉज दिस पार्ट इज ब्लॉकिंग द सोर्स ऑफ लाइट. बट हमको ऐसा मिलता नहीं है. What we observe that कि there are rays of light which are there in the geometrical areas also. हमको rays of light, अगर आप कभी ऐसा illuminate कर रहे हो तो आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि जहां पर geometrical areas है वहां पे भी आपको लाइट देखने के लिए मिलती है. Okay, you have blocked this all part, फिर भी आपको लाइट देखने के लिए मिलती है. Why this happens? Because this phenomena, जो लाइट है ये ज्योमेट्रिकल शेडो वाले एरिया में जा रही है, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट. इसी को डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोला जाता है. ओके, व्हेन योर लाइट बेंड्स इनटू, जब आपकी लाइट ज्योमेट्रिकल शेडो वाले एरिया में भी चली जाती है, इस फिनोमेना को ही हम डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट का नाम देते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ से भी आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि लाइट सिर्फ यहाँ होनी चाहिए, बट यू विल फाइंड दैट कि ये जो ज्योमेट्रिकल एरिया वाला रीजन है इसमें भी आपको लाइट के रेज देखने के लिए मिलेंगे. यू विल फाइंड light rays in this particular area. This bending of light in the geometrical shadow area is called as diffraction of light. समझ में आया diffraction of light क्या? Okay. Now, मिस, जब yes, मिस लास्ट पार्ट फिर से बताओ ना. this bending of light, ये जो लाइट आपके geometrical areas में जहाँ पर आपको shadow दिखना चाहिए, वहां पर जो आपको लाइट का रेज दिख रहा है, this phenomena is called as diffraction of light. Okay. ये जो एग्जांपल होगा कुछ फिनोमिना है, ये इटसेल्फ एन एग्जांपल है. इट्स एन इटसेल्फ एन एग्जांपल. करके देख सकते हो. ये एग्जांपल, एक सोर्स हो और एक ऐसे, यू जस्ट कीप योर हैंड्स लाइक दिस. ओके, आपने एक पतला सा डिस्टेंस कवर किया है, ये आपका स्लिट है. आपके हिसाब से इसके सामने का पूरा एरिया इट शुड बी परफेक्टली डार्क, बट फिर भी आप क्यों ऑब्जर्व करोगे कि इस पर्टिकुलर एरिया से ये जो पतला सा शीट है, इस पर्टिकुलर, ये आपने सिर्फ इतना डिस्टेंस कवर, ये पूरा आपने ब्लॉक किया हुआ है, फिर भी आपको ऐसा लगेगा, आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि इस एरियाज में लाइट नहीं होनी चाहिए, फिर भी आपको जो लाइट है वो स्प्रेडेड मिलेगी. आपको जिस एरियाज में आप पूरी तरीके से ब्लैकनेस एक्सपेक्ट कर रहे थे वहां पे आपको डार्कनेस नहीं मिलेगा. आपको ये जो स्लिट है इसकी लाइट इन दोनों एरियाज में स्प्रेड होती हुई मिलेगी. सो दिस स्प्रेडिंग ऑफ लाइट इन दिस ज्योमेट्रिकल एरियाज, दिस बेंडिंग ऑफ लाइट in this geometrical areas is considered to be a diffraction of light.
जो आपके ज्योमेट्रिकल एरियाज में आपका लाइट स्प्रेड हो जाता है, इसी को हम डायफ्रैक्शन फिनोमिना बोलते हैं। ओके, दिस वाज द बेसिक डेफिनेशन टू अंडरस्टैंड डायफ्रैक्शन। और अच्छे से आगे जाके समझेंगे। ये जो बेंडिंग है लाइट का, इट्स अ वेव नेचर। इसको वेव नेचर से और अच्छे से एक्सप्लेन किया जा सकता है अकॉर्डिंग बाय यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल। हाइजेन ने क्या बोला इसी चीज को समझाने के लिए, या हाइजेन प्रिंसिपल का यूज करके क्या बोला गया, हालांकि हाइजेन ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, पर हाइजेन प्रिंसिपल का यूज करके इसको एक्सप्लेन किया गया है कि ये जो स्लिट्स है, ओके, ये स्लिट्स के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स है विच आर अवर सेकेंडरी सोर्सेस। अब जैसे ही लाइट इन पे गिरेगी, ये क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, दे विल स्टार्ट क्रिएटिंग वेवलेट्स। हर डायरेक्शन में ये वेवलेट्स क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे। और जिस एरिया में आप ज्योमेट्रिकल शेडो एक्सपेक्ट कर रहे थे, उनका ये वेव फ्रंट उस एरियाज में भी स्प्रेड हो जाएगा, जिसकी वजह से यू विल ऑब्जर्व अ ray of light in the geometrical shadow also. Okay, so perfect definition by Huygens principle is that कि ये जो sources के secondary sources है, इस source से निकला हुआ ये जो slit के बीच का secondary source है, ये wavelets create करता है in all the direction, और यही wavelets जो होते हैं इन geometrical areas में जाकर spread होते हैं. So this is the perfect definition for diffraction of light is not the bending of light. It is all about the explanation of spreading of wavelets, spreading of wavefronts in the geometrical shadow areas. Okay. समझ में आ रहा है what is diffraction of light? मैम फिर बेंडिंग क्यों बोलते हैं? Diffraction. Yes or no? Diffraction of light का मतलब समझा क्या है? Yes or no, guys? Please answer. हाँ मिस समझा। Okay. So I am revising it for a short. कि डायफ्रैक्शन क्या है जरा वापस देखो। हमने दो ब्लॉक्स रखे हैं और उसके बीच में एक छोटा सा एरिया रखा है। जब हमने यहाँ पे एक स्क्रीन रखा, वी आर एक्सपेक्टिंग कि लाइट जो होनी चाहिए सिर्फ इसी पॉइंट पे दिखाई देनी चाहिए। ये हमारा ब्लॉक्ड एरियाज है, इससे जो भी लाइट सोर्स होंगे वो सब ब्लॉक हो रहा है, ये सब रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है, कोई भी लाइट पास नहीं हो पा रहा है। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि लाइट हमको सिर्फ इतने दूर में देखने के लिए मिलनी चाहिए। यह हमारा शेडो वाला एरियाज है, बट फिर भी जो लाइट होती है वो हमको शेडो वाले एरियाज में देखने के लिए मिलती है। We used to find the shadow, we used to find an light rays, wavelets, wave runs in these areas. So this phenomena was first explained as कि जो एजेस पे जो लाइट होती है it get bends, ऐसा बोला जाता था पहले कि ये जो लाइट्स है ये बेंड हो जाती है, और ये बेंडिंग जो नेचर है ये वेव का नेचर है कि जब कोई भी चीज बीच में आती है वेव क्या करता है, वहां से बेंड होकर आगे की तरफ चला जाता है। इसीलिए यही डायफ्रैक्शन फिनोमिना आपका साउंड भी यूज करता है। जो साउंड यूजेस द सेम डायफ्रैक्शन फिनोमिना। कोई एक दीवार रख दो बीच में, मैं बताती हूँ, एक मिनट। सौरभ, अगर आप एक दीवार रख दो बीच में और एक पर्सन यहाँ पर बात कर रहा है, दूसरा पर्सन यहाँ पे बात कर रहा है, ओके, और यहाँ पर बीच में कहीं से भी जाने की एरियाज, अगर छोटा सा भी ब्लॉक है, छोटा सा भी आपने ब्लॉक रखा है, तो आपका पूरा का पूरा साउंड जो है वो आराम से बेंड होकर यहाँ के सेकेंडरी सोर्सेस आपके साउंड को दूसरे वाले एरिया में भेज देते हैं। ओके, सो साउंड का जो वेवलेंथ होता है वो काफी बड़ा होता है, तो उस हिसाब से वो इस ऑब्स्टेकल को आराम से क्रॉस कर जाता है। इस ऑब्स्टेकल से वो इजिली इसके अंदर के जो छोटे छोटे एरियाज होंगे उनको वो इजिली ब्लॉक करके आगे की तरफ चला जाता है। तो सेम डायफ्रैक्शन फिनोमिना इज आल्सो ऑब्जर्व्ड इन द साउंड, जिसकी वजह से अगर दीवार के दो साइड लोग बात कर रहे हैं तो भी दोनों साइड से लोगों को उनकी आवाज सुनाई देगी, अगर वहां पे थोड़ा सा भी एक छोटा सा स्लिट ओपन है तो। This diffraction phenomena, एक मिनट, this diffraction phenomena simply explains you कि it's a spreading of waves in those areas जहाँ पर आप सोच रहे थे कि वहां पर नहीं होना चाहिए, but because of the secondary sources ये सारे वाइब्रेट करके सारे के सारे साउंड वेव्स को दूसरे साइड में ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये जो स्प्रेडिंग ऑफ योर वेव्स है इन एन अनएक्सपेक्टेड एरिया, इसी को हम डायफ्रैक्शन फिनोमिना बोलते हैं। बोलो क्या क्वेश्चन था, पूछो। मैम अगर स्प्लिट नहीं होगा तो? स्प्लिट नहीं होगा तो भी देयर इज अ चांसेस दैट यू विल फाइंड आउट कि वहां पे भी ट्रांसफर होता है, इट गेट ट्रांसफर्ड। मैम अगर एक क्लोज क्लासरूम लेते हैं मैम, हाँ, और पूरा एकदम सील्ड है, पूरा कुछ नहीं बाहर जा रहा है, फिर भी हम अगर हम लोग कस के बोलते तो बाहर आवाज जाता है। हाँ, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग
कि इसके जो ब्लॉक्स है जब आपने इनको रखा हुआ है तो भी तो उनके बीच में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा ही ना, आप एकदम पैक नहीं कर सकते किसी चीज को। देयर विल बी स्मॉल स्मॉल गैप्स, जिस गैप से आपका जो साउंड वेव्स है वो बेंड होकर, एक्चुअली बेंडिंग फिनोमिना इज नॉट करेक्ट, उस पर्टिकुलर मीडियम में क्यों बेंड होकर बोला जाता है, क्योंकि इट इज जस्ट पासिंग थ्रू दैट पर्टिकुलर होल्स, पर एक्चुअली में होता है कि आपको पता है ऐसा कुछ ट्रांसफर होने जैसा चीज नहीं है। इसके साउंड जो भी होंगे वो इस मीडियम को जाकर स्ट्राइक करके वाइब्रेट करवाएंगे, वो वाइब्रेशन से चीजें आगे जाती है। ओके, सो दिस इज व्हाट हैपेंस इन द साउंड वेव्स आल्सो। आप वही चीज लाइट में नहीं कर सकते क्योंकि लाइट की साइज, लाइट रे का जो साइज होता है वो बहुत छोटा होता है, तो उनके लिए इसके छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को वाइब्रेट कर पाना इज नॉट दैट पॉसिबल। साउंड का वेवलेंथ इज वेरी हाई, तो वो इन छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को इजीली वाइब्रेट करवाकर इनके फ्री स्पेसेस को यूज कर कर आगे ट्रांसफर हो जाता है। बट वही रिफ्लेक्शन अगर आप लाइट वेव से करने की कोशिश करोगे तो नहीं होगा, लाइट वेव पूरी तरीके से उसी मीडियम में रिटर्न बैक हो जाएगी क्योंकि उनका वेवलेंथ इज वेरी स्मॉल। तो इसीलिए ये फिनोमिना के लिए जो भी साइज आप यूज करते हो उसमें वेव का साइज, वेव का जो वेवलेंथ है वो ऑब्स्टेकल के बराबर होना चाहिए। इट शुड बी इक्वल्स टू ऑब्स्टेकल। अगर ऑब्स्टेकल के बराबर का वेव का साइज है तो वो इजीली डाइफ्रैक्ट होकर दूसरे साइड में जा सकता है। अगर ऑब्स्टेकल के साइज के बराबर का साइज नहीं है तो फिर आपका, जैसे कि लाइट वेव है उसकी साइज बहुत छोटी होती है, आप उसको इस दीवार से टकरा कर वो साइड देने की कोशिश करो, नहीं जाएगा क्योंकि उसका साइज इज वेरी वेरी स्मॉल। ओके, सो डाइफ्रैक्शन फिनोमिना के लिए साइज का, वेव का साइज ऑब्स्टिकल के साइज के अप्रोक्सीमेटली बराबर होना चाहिए, तो ही आप डाइफ्रैक्शन फिनोमिना ऑब्जर्व कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। ओके, सो आपको डाइफ्रैक्शन फिनोमिना होने के लिए ये जो स्लिट का साइज है, ये जो ऑब्स्टिकल है, ये जो स्लिट है, छोटा स्लिट है, इसका साइज अप्रोक्सीमेटली जो भी लाइट आप पास कर रहे हो उसके वेवलेंथ के ऑन एन एवरेज सेम होना चाहिए, समझा? तो दिस पैटर्न इज क्वाइट डिफरेंट, इसको बाद में जरा समझते हैं। डाइफ्रैक्शन फिनोमिना के लिए ये केस होना बहुत जरूरी है। अगर आपको किसी चीज को एक दीवार से दूसरे दीवार की तरफ भेजना है तो देयर शुड बी अप्रोक्सीमेटली ऑफ इक्वल साइज, उनको इक्वल साइज का होना बहुत जरूरी है। आप जो मोबाइल फोन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज कर पा रहे हो, ये सारी चीजें आप इसीलिए यूज कर पा रहे हो क्योंकि उनका साइज उस तरीके से मेंटेन किया गया है कि वो इजीली आपके दीवारों के एटम्स के थ्रू क्रॉस होकर आप तक आ जाए। आप पूरी दुनिया को ब्लॉक कर दो फिर भी आप कॉल लगा सकते हो क्योंकि वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ही हाई रखी जाती है और उनका वेवलेंथ बहुत छोटा रखा जाता है सो दैट दे कैन क्रॉस थ्रू द स्मॉल स्मॉल पोर्स ऑफ योर वॉल्स। ये जो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ये आपके बॉडी से क्रॉस होकर आगे की तरफ बढ़ते हैं बिकॉज दे कैन क्रॉस थ्रू स्मॉल स्मॉल पोर्स ऑफ योर बॉडी। उनका वेवलेंथ इतना छोटा रखा जाता है, इतनी हाई फ्रीक्वेंसी रखी जाती है। ओके, so this diffraction phenomena के होने के पीछे यही रीजन है कि the size of the wave should be equal to the obstacle का size, तो ही ये phenomena easily ऑब्जर्व करने के लिए मिलता है, अदरवाइज नहीं मिलता। ओके, so we were discussing कि जिस तरीके से साउंड वेव्स में डाइफ्रैक्शन होता है उसी तरीके से लाइट वेव्स में भी डाइफ्रैक्शन होता है, इसीलिए लाइट का वेव नेचर और अच्छे से डाइफ्रैक्शन ने प्रूव किया कि लाइट इज लाइक अ वेव। जिस तरीके से साउंड वेव एक मीडियम के छोटे छोटे मॉलिक्यूल को सेकेंडरी सोर्स बनाकर वाइब्रेट कर कर वेवलेट्स आगे की तरफ धकेलता है, उसी तरीके से लाइट वेव भी, जो भी लाइट यहाँ से गिर रही है इसके जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स है, ओके, इसके ये जो स्लिट है, इस स्लिट में देयर विल बी नंबर ऑफ वेव फ्रंट्स व्हिच विल बी क्रॉसिंग। हर एक वेव फ्रंट क्या कर रहा है, अपना खुद का, हर पॉइंट पे जो वेव फ्रंट है अपना खुद का वेवलेट क्रिएट कर रहा है और अलग अलग डायरेक्शंस में स्प्रेड कर रहा है। इसीलिए ज्योमेट्रिकल शेडो वाले एरियाज है वहां पर भी हमको लाइट देखने के लिए मिल रही है। दिस इज व्हाट द डाइफ्रैक्शन फिनोमेना एक्सप्लेन्स। पहले इसको एक्सप्लेन करते वक्त बेंडिंग वर्ड यूज कर लिया गया, बट हाइजन का प्रिंसिपल एक्सप्लेन इट इन अ बेटर मैनर कि अकॉर्डिंग टू हाइजन प्रिंसिपल ईच पॉइंट इनसाइड दिस स्मॉल स्लिट, ईच पॉइंट इज बिहेविंग लाइक अ सेकेंडरी and each point is creating a weight in all the direction, hence the light is also observed in the unexpected areas, that is in the geometrical shadow areas. समझा सबको what is diffraction of light? जहां पर नहीं मिलना चाहिए था वहां पर भी मिल रहा है, that what explains the geometry, that what explains the diffraction phenomena. Hope you are understanding what I'm trying to say. समझ में आया? हाँ, मिस एक डाउट था। बोलो।
मिस आपने बोला कि अगर फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज़्यादा है तो फिर वो हाँ जो लाइट वेव्स है वो आराम से निकल जाती है एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में से। तो हाँ मैम अगर मतलब अगर वेवलेंथ भी बहुत ज़्यादा कर दिया, मतलब अगर वेवलेंथ इतना ज़्यादा है कि मतलब जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स है उनकी साइज छोटी है तो भी मिस ही होगा ना? वेव्स बहुत ज्यादा, मतलब समझा नहीं मुझे, क्वेश्चन वापस रिपीट करो। मिस एक्चुअली यू आर नॉट ऑडिबल सौरभ। वेवलेंथ जो है ना उसको बहुत ज़्यादा किया, इतना हाँ ज्यादा किया कि जो वेवलेंथ की साइज है वो एटम्स और मॉलिक्यूल से ज्यादा हो गई है। हाँ तो मिस उस केस में भी वही होगा जो हाई फ्रीक्वेंसी के केस में होता है? नहीं, अगर वेवलेंथ आपने साइज बढ़ा दी है, तो अगर आपने एटम से बड़ा साइज वेवलेंथ का रख दिया तो ये फिनोमिना नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनको पास करने के लिए आपके एटम्स के पास उतना प्लेस ही नहीं है, वो वाइब्रेट ही नहीं हो सकते उतने पर्टिकुलर हाई वेवलेंथ के लिए। सो ये फिनोमिना फॉलो करने के लिए यू शुड हैव द साइज एंड द जो भी ऑब्स्टेकल है उस ऑब्स्टेकल के साइज के बराबर का साइज आपका होना बहुत जरूरी है, तो ही दिस फिनोमिना के इज इजीली पॉसिबल। ये फिनोमिना डाइफ्रैक्शन फिनोमिना होने के लिए जो दो साइजेस है ऑब्स्टेकल के और जो वेवलेंथ का साइज है वो दोनों अप्रोक्सीमेटली सेम होना चाहिए, तो ही आपको ये फिनोमिना देखने मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। अगर आपने साइज बढ़ा रखा तो इट विल गेट ऑब्स्ट्रक्टेड, वो आगे की तरफ पास नहीं हो पाएगा, इट मिस विल आपने नॉट गेट पास्ड। मिस आपने एक बार ये बताया था कि अगर वेवलेंथ ज्यादा होगा तो उसको छोटे मॉलिक्यूल्स रोक ही नहीं पाते आगे जाने से। छोटे मॉलिक्यूल्स, हाँ तो सही, वही तो बोल रही हूँ मैं कि अगर साइज बड़ा है तो वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा। वेवलेंथ ज्यादा नहीं होना चाहिए, वेवलेंथ छोटा होना चाहिए। आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो वेवलेंथ रखा जाता है वो छोटा रखा जाता है, फ्रीक्वेंसी हाई रखी जाती है उसकी, तभी तो आप मोबाइल फोन्स वगैरह पे बात कर पाते हो। ओके मिस। हाँ या दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि अगर आपको डाइफ्रैक्शन फिनोमिना चाहिए फॉर फॉर यू, अगर आपने एक दीवार यहाँ पर रख दी फॉर यू, इट्स एन ऑब्स्टिकल टू यू, ठीक है, आपके लिए एक ऑब्स्टिकल है। आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि आपने जो भी यहाँ से बोला वो ये साइड क्रॉस नहीं होना चाहिए, दिस इज इन शैडो एरिया यू आर एक्सपेक्टिंग, बट देन ऑल्सो इट इज पासिंग, बिकॉज इसके जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये जो वॉल्स आपका जो साउंड वेव्स होता है, इस साउंड वेव्स का वेव का साइज इज वेरी बिग। ओके, सो ये वॉल का साइज, वॉल का ऑब्स्टिकल और साउंड का वेव अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाते हैं, सो इट कैन इजीली वाइब्रेट द मॉलिक्यूल्स इनसाइड एंड इट कैन गो आउटसाइड। सो दिस इज व्हाट हाइजेन एक्सप्लेन कि जब ये साउंड वेव आकर इसको टकराता है, each particle start behaving like a secondary source। ये पार्टिकल क्या करते हैं, दे स्टार्ट सेंडिंग आउट द लाइट वेव्स फॉरवर्ड। फिर आपने एक नया वेव फ्रंट बनाया, अब इस वेव फ्रंट के पार्टिकल्स क्या करेंगे, सेकंड थर्ड सोर्स की तरह क्रिएट करेंगे। अब ये थर्ड सोर्स वाला पार्टिकल हर डायरेक्शन में अपने वेवलेट को भेजेगा, फिर एक नया एनवलप बनेगा। इस तरीके से इसके अंदर के पार्टिकल सेकेंडरी सोर्स बनकर इस पर्टिकुलर साउंड वेव को आगे की तरफ पास आउट करेंगे। दिस इज व्हाट हैपेंस इन द वेव्स, दिस इज हाउ हाइजेन एक्सप्लेन। ओके, सो इन पार्टिकल साइज का और आपके इस वेवलेंथ का साइज, अगर आपको डाइफ्रैक्शन फिनोमिना देखना है तो इट शुड बी सेम, अप्रोक्सीमेटली सेम। आप यही चीज लाइट वेव को भेजो, लाइट वेव इन पर्टिकुलर पार्टिकल्स को वाइब्रेट करके आप लाइट वेव को इसी मीडियम से इस साइड नहीं भेज सकते, यू कैन नॉट डू दैट, आप नहीं कर सकते। आप यहाँ पे दीवार रखो और आप लाइट वेव पास करो, पूरी की लाइट पीछे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, अंदर लाइट पास होगी नहीं, दूसरी साइड लाइट नहीं जाएगी, क्योंकि लाइट वेव का साइज इज वेरी स्मॉल। ओके, इट इज इन नैनोमीटर, नैनोमीटर्स में इसका साइज होता है, जो विजिबल लाइट रेज है उससे भी नीचे नीचे होता है। ओके, तब आप उन्हीं को भेज सकते हो जो दूसरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है, सी यू नो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, एक ही नहीं है, और भी रेंज है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। हम जो देख पाते हैं इट इज बिटवीन 700 to 400 नैनोमीटर्स, और भी रेंज है रेस आपके वेव्स का। जब आप एटम के लेवल पे जाके बात करते हो तब आपका जो लाइट है, जो आपका वेव है वो एटम के थ्रू क्रॉस होना चालू होता है, जब उसका साइज आप एटम के लेवल पे जाकर रखते हो। इसलिए आप बोलते हो ना कि कुछ वेव्स आर इजीली पेनिट्रेटिंग, कुछ वेव्स इजीली पेनिट्रेट नहीं होते। ये सारी चीजें आप डाइफ्रैक्शन फिनोमिना के बेसिस पे ही बोलते हो
कि ये इजीली पेनिट्रेटिंग है या इजीली पेनिट्रेटिंग नहीं है, ये सारी चीजें उसके वेवलेंथ और जो सामने ऑब्स्टेकल है उन चीजों पे डिपेंड होकर बात करती है। Why you use an X-ray for your bones? आप एक्सरेज क्यों यूज करते हो? ठीक है, तो हाईली इसका पीछे पेनिट्रेटिंग ये भी डाइफ्रैक्शन फिनोमिना पे बेस्ड है। ये सारी चीजें इंटरफेरेंस और डाइफ्रैक्शन फिनोमिना के बेसिस पे यूज की जाती है कि दे कैन इजीली पास और दे कैन नॉट इजीली पास। वो सारी चीजें जो ऑब्स्टेकल आप सामने रख रहे हो उसके ऊपर उसके साइज और आपके वेव के साइज के बीच में डिपेंड करती है। अगर आपका वेव का साइज अप्रोक्सीमेटली इक्वल है टू द साइज ऑफ योर ऑब्स्टेकल, तो वो इजीली डाइफ्रैक्ट होकर आगे की तरफ बढ़ जाता है। बाय यूजिंग दिस फिनोमिना दैट ईच पॉइंट स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक अ सेकेंडरी सोर्स एंड दिस पार्टिकल्स स्टार्ट सेंडिंग वेवलेट्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। फिर दूसरा पार्टिकल सेकेंडरी सोर्स बनेगा, तीसरा बनेगा, चौथा बनेगा, एंड देन इन दिस वे द wave will propagate in a particular direction. तो जहां पर आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, यहाँ पर आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, because of the secondary sources you will get the light rays to be here, and यही phenomena को भी considered to be a diffraction phenomena. समझा? हाँ मैं सभी समझा, क्लियर है। Yes. हाँ मिस। Okay. So this was all about the diffraction phenomena. कि जिस areas में you are expecting a geometrical shadow, in that areas you are not getting geometrical shadow, you are getting a waves of light. आपको थोड़ा सा waves of light यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। इस bending of light, इस light के इस geometrical areas में reach होने को हम diffraction phenomena बोलते हैं। Okay. Are you clear with the diffraction concept? कि diffraction है क्या? What is diffraction? ये समझा? सबको समझा? अगर किसी को कुछ डाउट है डाइफ्रैक्शन के मतलब में या मीनिंग में कि डाइफ्रैक्शन है क्या, तो पूछो। आकांक्षा, अमला, क्रिस्टल, मिस